हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसके अंदर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर डच का आगमन भारत में कैसे हुआ और डच का व्यापार स्वरूप क्या था। यह मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और हाँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑफ पुर्तगालीज, how they come to India, and what was the reason behind it, and what they did in India. If you didn't watch that video, please go through it. So now we start our topic, Dutch. डच के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ पुराना जो पढ़े हैं उसको जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पुराने में हमने देखा था, पुराने पार्ट में, कि पुर्तगाली किस प्रकार भारत आकर व्यापार करते हैं, फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं, का व्यापार स्वरूप क्या था, और फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के बाद उनका पतन क्यों होता है, और पतन होने के बाद उन्होंने भारत पर क्या प्रभाव छोड़ा, और पतन किस कारण से होता है। पतन का उनका पहला कारण था डच और अंग्रेजों की प्रतिद्वंद्विता। उस टाइम डच और अंग्रेज सक्रिय हो गए थे, जिस वजह से पुर्तगाली पराजित हुए। पुर्तगाली उनके सामने कमजोर पड़ गए। अब आती है बात डच की। डच, अब डच व्यापारी कौन थे? हॉलैंड और नीदरलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड के नागरिक, वहाँ की नागरिकता धारण करने वाले ही डच कहलाते हैं। डच व्यापारी आखिरकार भारत या दक्षिण पूर्व एशिया में क्यों? जब उन्होंने देखा कि पुर्तगाली व्यापार में लाभ इतना कमा रहे हैं, उसी को लाभ को देखते हुए उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी व्यापार करें। इसी के परिणाम स्वरूप डचों ने भी व्यापार करना चाहा और लाभ कमाना चाहा। यूरोप में भी सर्वाधिक मसालों की मांग थी। यही सब देखते हुए डच भी भारत की ओर रवाना हुए। डच का पहला जहाजी बेड़ा कोर्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया में बंटम पहुंचा। कोर्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में डच का पहला जहाजी बेड़ा बंटम पहुंचा। क्या नाम था? कोर्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में डच का पहला जहाजी बेड़ा बंटम पहुंचा और वहां के राजा से व्यापारिक संधि कर व्यापारिक संधि करने में सफल रहा, जिससे यहाँ से व्यापार हो सके। फिर 1595 से लेकर 1601 ईस्वी के बीच में कुल इन्होंने 15 व्यापारिक यात्राएं शुरू कर दी। 15 व्यापारिक यात्राएं की। इन्होंने इतना, यहाँ से जब मसाला लेकर जाते थे तो लाभ कमाते थे। इस बीच इन्होंने सिर्फ 14 साल में 15 व्यापारिक यात्राएं कर दी। जावा, मलक्का, यहाँ सब ये यात्रा करते थे। अभी तक इंडिया में ही नहीं आए थे। इन्हीं सब व्यापारिक गतिविधियों से हॉलैंड का जो एम्स्टर्डम शहर है, वो वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इन्हीं सब व्यापारिक गतिविधियों की वजह से इतना लाभ होता था, तो ये वहाँ के यहाँ एक केंद्र बन गया। जो भी व्यापारी आते थे यहाँ से निकलते थे, दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। अभी इन्होंने इंडिया में प्रवेश नहीं किया। फिर क्या हुआ? जब इतना व्यापार हो रहा है तो डच संसद ने सोचा क्यों ना हम भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करें, हम भी अपनी कंपनी बनाएं। अब तक व्यापारी ही सिर्फ आ रहे। तो 20 मार्च, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 20 मार्च 1602 में हॉलैंड की संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का अनुमति प्रदान कर दी।
और ये कंपनी कोई सरकारी कंपनी नहीं, कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, जो एम्स्टर्डम के व्यापारी और यूरोप के व्यापारियों ने मिलकर स्थापित की। इसमें कुल यूरोप एम्स्टर्डम के व्यापारियों का लगभग 50% हिस्सा था। 50% हिस्सा था। ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। यूरोप में जब डच व्यापारियों का केंद्र एम्स्टर्डम बन चुका था, तो यहाँ से ये व्यापार को एक संस्थागत रूप दे दिए थे। तो एक प्राइवेट कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी या एक प्राइवेट कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण एशिया में ज़्यादा सक्रिय। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1605 में अम्बुना पर अधिकार कर लिया। इस टाइम यहाँ पुर्तगाली भी सक्रिय थे। यहाँ से पुर्तगालियों को पराजित कर 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 यहाँ पे अधिकार करते रहे। 1605 में इन्होंने अम्बुना पर अधिकार कर लिया, फिर 1609 में जकार्ता पर अधिकार किया, 1641 में मलक्का पर अधिकार किया और 1658 में सिलोन श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। फिर ये सोचे क्यों ना अब इंडिया की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि इंडिया की तरफ भी मसालों का काफ़ी ज़्यादा लेन देन होता था, यहाँ पे भी व्यापारिक लाभ काफ़ी थे। लेकिन इस टाइम यहाँ पे पुर्तगाली ज़्यादा सक्रिय थे, तो ये इंडिया में अब आएंगे तो पुर्तगाली जो थे वो ज़्यादा सक्रिय थे, तो इन दोनों के बीच विवाद होगा, लड़ाइयाँ होंगी, जिसमें पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। जो हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि पुर्तगाली का पतन का कारण क्या था। पुर्तगालियों का पतन का यही कारण था कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की ओर अग्रसर होती है, तो पुर्तगाली यहाँ पे कमजोर पड़ते हैं और डच और अंग्रेजों से हार कर अपने नए उल्लू ब्राज़ील की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंडिया में पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम में स्थापित की। फिर उसी के तुरंत बाद पेट्टापोली, ये भी आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फिर तुरंत बाद इन्होंने पेट्टापोली, जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1610 में डच ने पुलिकट तमिलनाडु में फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1616 में सूरत में फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। इसके अतिरिक्त सूरत के कैम्बे, भड़ोच तथा अहमदाबाद में फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। 1645 में करिकल पौंडीचेरी में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पिपली 1627 में स्थापित की और चिनसुरा 1657 में स्थापित। डच जब इंडिया में सक्रिय हो गए तो यहाँ से पुर्तगाली भाग गए, लेकिन डचों का भी ज़्यादा समय तक अस्तित्व नहीं रहता, इसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि डचों ने कहाँ कहाँ मुख्यालय अपने स्थापित किए, मेन मुख्यालय उनके। तो डचों के कुल 3 मुख्यालय थे। डच के कुल 3 मुख्यालय थे। इनका पहला मुख्यालय मसूलीपट्टनम जो 1605 से लेकर 1610 तक रहेगा। फिर इनका सेकंड मुख्यालय पुलिकट, जो तमिलनाडु, पुलिकट, ये 1610 से लेकर 1690 तक इनका मुख्यालय बना रहेगा। इनका तीसरा मुख्यालय नेगापट्टनम, जो 1690 से लेकर 1805 तक रहेगा। ये तो रहे डच के 3 मुख्यालय। अब हम ये देखेंगे कि डच का व्यापार शुरू कैसा था। हमने ये तो देख लिया कि डचों ने कहाँ से आए और यहाँ पे कैसे कैसे इंडिया की ओर आए। डच मेन मुख्यतः हॉलैंड और नीदरलैंड के व्यापारी थे, जो इंडियन ओशियन होते हुए पहले दक्षिण पूर्वी एशिया में वो सक्रिय ज़्यादा हुए। यहाँ से पुर्तगालियों को उन्होंने भगाया, फिर इंडिया की ओर अग्रसर हुए। यहाँ से पुर्तगालियों को यहाँ से भी उन्होंने भगाया। अब डचों का यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित हो चुका है इंडिया में। अब उनका हम ये देखते हैं कि उनका व्यापार का स्वरूप क्या था। जैसे हमने पुर्तगालियों का देखा था, उनका व्यापार का स्वरूप कैसे था, उन्होंने अल्मेड़ा काफिला प्रणाली ये सब लागू की थी। अब हम ये देखते हैं कि डचों का व्यापार का स्वरूप क्या था।
डचों के व्यापार स्वरूप में हम यह देखेंगे कि उनकी दो व्यवस्थाएं, एक थी कंट्री ट्रेड और दूसरी थी इनकी व्यवस्था कार्टेल व्यवस्था। कार्टेल व्यवस्था कार्टेल व्यवस्था। अब ये व्यवस्थाएं क्या थी, कैसे ये व्यापार इससे करते थे? कंट्री ट्रेड, पहला हम देखते हैं कंट्री ट्रेड। कंट्री ट्रेड का अर्थ क्या होता है, इससे व्यापार कैसे करते हैं? डचों का जो कंट्री ट्रेड व्यापार की व्यवस्था थी, इसके अंदर ये इंडिया से सूती वस्त्र खरीदते थे। सूती वस्त्र इंडिया से खरीदते थे। सूती वस्त्र इंडिया से खरीदते थे और इंडिया से ये लेकर जाकर दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा, जावा, मलक्का, अम्बोना यहाँ बेचते थे, क्योंकि यहाँ पे वस्त्रों की मांग अधिक थी। यहाँ से खरीदते थे, यहाँ लाके बेचते थे, फिर यहाँ बेचते थे तो यहाँ से पैसा जो मिलता था, यहाँ से जो पैसा मिलता था इसको वापस लाकर ये इंडिया में मसाला खरीदते थे। मसाला खरीदते थे, काली मिर्च, लौंग, इलायची, मसाला खरीदते थे। फिर यहाँ से जो मसाला ये पाते थे, इसको वापस ले जाकर एम्स्टर्डम, यूरोप में यहाँ बेचते थे। इस प्रकार कंट्री ट्रेड के अंदर ये इंडिया से सामान खरीद कर पैसा, जो इंडिया से सामान सस्ते में खरीद कर दक्षिण पूर्व एशिया बेचकर वहां से पैसा लेकर फिर इंडिया से मसाला खरीद कर ये एम्स्टर्डम, यूरोप में लेकर जाते थे। कंट्री ट्रेड, कंट्री से कंट्री व्यापार करते थे। यहाँ का सामान खरीद कर यहाँ बेचते थे, यहाँ का सामान खरीद कर यहाँ बेचते थे, फिर यहाँ से खरीद कर एम्स्टर्डम पहुंचते थे। इनकी ये पहली व्यवस्था थी। और दूसरी व्यवस्था इनकी कार्टेल व्यवस्था थी। अब कार्टेल व्यवस्था क्या थी? कार्टेल व्यवस्था के अंदर ये जो इंडिया से ये सूती वस्त्र खरीदते थे, वो डायरेक्ट बुनकरों से नहीं खरीदते थे। बुनकरों से सूती वस्त्र नहीं खरीदते थे। वो डायरेक्ट एक माध्यम चुनते, व्यापारी चुनते, जो इन बुनकरों से डायरेक्ट माल खरीदता था। मतलब वो व्यापारी को एक मुश्त रकम दे देते थे, एक मतलब रकम दे देते थे, पूरा इकट्ठा एक साथ पैसा दे देते थे कि आप वहां से उन बुनकरों से खरीदिए, आप जितने में खरीद सकते हैं खरीदिए, हम इतना पैसा आपको दे देते हैं। तो इससे क्या होता था, बुनकर जो थे, जो व्यापारी थे, वो बुनकरों का शोषण करने लगे और जो डच व्यापारी थे वो व्यापारियों का शोषण करने लगे। व्यापारियों को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक 1,000 रुपया दिए कि आप जाइए, मुझे इतना कपड़ा चाहिए। और व्यापारी जाते थे, बुनकर को सीधा बोलते थे, लो 200 रुपया लो, इतना मुझे कपड़ा सिल के दो। ऐसा होता था। तो ये डायरेक्ट बुनकरों से संबंध नहीं रखते थे, ये व्यापारियों से संबंध रखते थे, व्यापारियों से संबंध रखते थे। ये इनकी एक कार्टेल व्यवस्था थी। अब ऐसा तो चलता रहा, ये लाभ कमाते रहे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि धीरे धीरे अब अंग्रेज अंग्रेज भी सक्रिय होने लगे थे। अंग्रेज भी सक्रिय होने लगे थे और इनका फिर क्या हुआ, अब सक्रिय होंगे तो अब डच और अंग्रेज आपस में भिड़ेंगे। जैसे पहले पुर्तगाली और डच भिड़ते हैं तो डच पुर्तगाली को हरा देते हैं, पुर्तगाली भाग जाते हैं। उसी प्रकार अब अंग्रेज सक्रिय हो रहे हैं तो डच पर हावी पड़ेंगे। डचों ने यहाँ पे अम्बोना, शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ पे अम्बोना में इन्होंने डचों ने यहाँ पे अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया, जिससे यहाँ पे जो अंग्रेज यहाँ के थे, यहाँ से भागकर इंडिया की ओर वो भी आते हैं। अंग्रेज भागकर वो भी इंडिया की ओर सक्रिय होते हैं। अब इंडिया में डच पहले से विद्यमान है, अब डचों से उनका संघर्ष होगा। तो इसी के तौर पे धीरे धीरे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। आखिरकार 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, जिसमें जिसमें डच पराजित हो जाते हैं, बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। इनका ये अंतिम लड़ाई थी। वेदरा के युद्ध में डच बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। अब पराजित होने के बाद इनको अब भारत छोड़ना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने 1805 में भारत में रहे, भारत भारत 1805 से कि भारत में रहेंगे, पराजित हो जाते हैं लेकिन सक्रिय नहीं रह पाते हैं। 1805 तक भारत में वैसे चलते रहते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते रहते हैं, लेकिन अंग्रेज सक्रिय हो जाते हैं।
तो अब ये जब यहाँ से इनको लाभ नहीं होता है, तो 1805 में ये अंग्रेज़ों से समझौता कर लेते हैं। अंग्रेज़ों से समझौता कर लेते हैं। अंग्रेज़ों से समझौता कर इन्होंने अंग्रेज़ों से कहते हैं कि आप मुझे सोकोत्रा दे दो, मैं उसके बदले अपनी भारतीयों फैक्ट्रियों को दे दूँगा आपको। तो अंग्रेज़ भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है, हम आपको सोकोत्रा दूध दे देते हैं, सोकोत्रा दूध दे देते हैं, आप चले जाइए आप हमें जितनी भी आपकी फैक्ट्रियाँ इंडिया में अभी विद्यमान हैं, वो हमें दे दीजिए। तो डच बोलते हैं ठीक है, फिर 1805 में डच अंग्रेज को अपनी इंडिया फैक्ट्री सारी दे देते हैं और अंग्रेज सोकोत्रा द्वीप डच को दे देते हैं और डच यहाँ से फिर दक्षिण पूर्व एशिया आ जाते हैं और इंडिया में डच का अब प्रभुत्व समाप्त हो चुका है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में भी डच ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, 1952 तक डच यहाँ पे भी सक्रिय रहते हैं, फिर उसके बाद उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। यही ऐसे ही हमारी यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांस डच का ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, इसलिए हम इसको एक पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगले वीडियो में फ्रांस की ओर हम फ्रांस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी अजीत कुमार पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी विनय शंकर राय और ज्योग्राफी जलवायु विज्ञान किशन सर द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आप जरा उसको भी देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझाए जा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।